हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जो टॉपिक है पूरा वो टॉपिक आप लोग के सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्या कहता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्या है? बायो और बायो मीन्स क्या है? कोई लिविंग सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजेस, यानी कि ऐसे चेंजेस, और इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइक्रोबियल, यानी कि माइक्रोबियल सिस्टम के थ्रू कहीं ना कहीं कोई लिविंग चीज़ में हम चेंजेस कर रहे हैं या किसी लिविंग मॉलिक्यूल में हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? या चेंजेस लिविंग सिस्टम के थ्रू जो चेंजेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो जो चेंजेस हैं वो क्या है? आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? अब यहाँ पर जो है क्या बायो ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब क्या है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने शॉर्ट में BT से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? वो क्योंकि बहुत बड़ा लेटर हो रहा था तो बोर्ड में दिक्कत आती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, by the application of microorganism through limited enzymatic application, through limited enzymatic application, यानी कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्जन तो हो रहा है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन लिमिटेड है। अब ये एप्लीकेशन लिमिटेड होना मतलब कि क्या है? देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर जो है इसके बारे में हमने थोड़ा सा वैसे पढ़ रखा है, फर्मेंटेशन है ना, इम्यूबलाइजेशन, इसमें जो है थोड़ा सा हमने पढ़ रखा है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो फर्मेंटेशन के बारे में समझिए कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में आप जो है कोई सबस्ट्रेट लेते हैं, सपोज जैसे आप अल्कोहल प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में आप क्या लेंगे? जैसे सपोज कि ग्रेप्स कर रहे हैं तो ग्रेप्स ले लेंगे और जो है बड़े बड़े फर्मेंटर्स में फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है वो डाल देते हैं और फिर उसको काफ़ी टाइम तक जो है उसको रिटेन रखते हैं और देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद जो है हमारा प्रोडक्ट है, मतलब कि हमारा जो ग्रेप्स है वो ग्रेप शुगर किस में कन्वर्ट हो गई है? अल्कोहल में, ठीक है? तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यू ग्रो करता है और कंटिन्यू एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जन करता है। और फर्मेंटेशन में ये जो कंटिन्यू प्रोसेस हम बोल रहे हैं इसमें बहुत सारी स्टेप्स इंक्लूड होती हैं और वहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस बहुत मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। लेकिन जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ये कह सकते हैं कि एक लिमिटेड स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन है। यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम समझें तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, एक सेकेंड है ना बेटा, हाँ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और फर्मेंटेशन में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि फर्मेंटेशन बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है? बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, मतलब कि 60 दिन, 70 दिन, 24 दिन, इस तरीके से रहता है। लेकिन बायो ट्रांसफॉर्मेशन में इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं होता, ठीक है? तो वहाँ पर अगर लंबा ड्यूरेशन नहीं है तो एंजाइमेटिक एप्लीकेशन भी लिमिटेड होंगी। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो चीज़ है कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फर्मेंटेशन से डिफर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फर्मेंटेशन में बहुत मल्टीपल जो है स्टेप्स होती हैं, लेकिन बायो ट्रांसफॉर्मेशन में उतनी स्टेप्स नहीं होती हैं। यूज दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, ये डेफिनेट है, लेकिन वहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिटेड है और वहाँ पर फर्मेंटेशन में अनलिमिटेड स्टेप्स होती हैं, तब जाके प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है? अब किसी भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप डिज़ाइन करें, किसी भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अगर आप डिज़ाइन करें तो इसमें हमें सबसे पहले उसके सोर्सेज देखने होंगे, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, ठीक है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? अब उसके लिए आप कोई ग्रोइंग सेल भी ले सकते हैं, ग्रोइंग माइक्रोबियल सेल भी ले सकते हैं, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आप कोई रेस्टिंग सेल भी ले सकते हैं। रेस्टिंग सेल मतलब कि जो ग्रोथ नहीं करती है, यानी कि इस तरीके से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दे, उन्हें रेस्टिंग सेल्स कहा जाता है, ठीक है?
उसके बाद इमोबिलाइज सेल्स मतलब कि सेल्स को इमोबिलाइज्ड करके, इमोबिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। अगर आप चाहें तो मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन या एंजाइम इमोबिलाइजेशन डाल के अगर आप टाइप करेंगे MS साइंस एकेडमी तो आपको मेरे उसमें वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमोबिलाइज्ड जो सेल्स हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी जो है इंट्रैपमेंट मेथड के थ्रू जो है इंट्रैपिंग की जाती है, उसको इमोबिलाइज किया जाता है, देन फिर उसमें जो है उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जाता है। नाउ कम टू द इमोबिलाइज्ड एंजाइम। अब हो सकता है कि हम सेल्स को ना यूज करके भाई सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लें और उसे ही यूज कर लें, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, और उसे एज ए इमोबिलाइज यूज करें तो वहां पर हमारे पास जो है झंझट ही नहीं रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है, ये करना है, वो करना है, फलाना डिमका, ऐसा काम भी ना हो। इसके अलावा किल्ड सेल, कई सेल्स ऐसी होती हैं जो किल्ड होती हैं यानी कि वो डेथ मतलब कि ऐसी सेल्स होती हैं जो किल्ड इस तरह से मरी हुई नहीं होती है, उनमें एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है लेकिन बहुत लिमिटेड एंजाइमेटिक प्रोसेस को ही वो प्रोसीड कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा ना तो ग्रोथ कर पाएंगी और बहुत ज़्यादा ना तो जो है आगे प्रोसेस को प्रोसीड कर पाएंगी। तो ऐसी किल्ड सेल्स जो होती हैं वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही होती हैं जबकि वो फर्मेंटेशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ इनके बारे में लिखा है, जैसे ग्रोइंग सेल है, ग्रोइंग सेल्स में हम क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड सेल है, सपोज दैट आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया, अब उसको आप कल्टीवेट कर रहे हैं सुटेबल मीडियम में, ठीक है, और ये सुटेबल मीडियम में जैसे आप ग्रो कर रहे हैं करीबन 6 से 24 घंटे तक आपने उसको ग्रो कर लिया, तो ये जो ग्रोथ वाली जो चीज होती है इसको अपन बोलते हैं ग्रोथ फेज। यहाँ पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके बाद जो एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट होता है, जो कंसंट्रेटेड मतलब कि जो सबस्ट्रेट है उसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में करके और फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कंसंट्रेटेड सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं। कंसंट्रेटेड सबस्ट्रेट इज एडेड टू द कल्चर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ कल्चरिंग कर रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं। नाउ प्रोडक्ट जनरेशन मॉनिटर्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाय एंड और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। अब हमें कैसे पता लगता है कि हमारा कन्वर्जन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो टाइम टू टाइम हम सैंपल को जो है लेते हैं, रिसीव करते हैं सैंपल को और फिर वहाँ पर अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स लगा के, जैसे आपका इंफ्रारेड है, IR है, NMR है, ये टेक्निक्स और अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स जैसे आपके गैस क्रोमेटोग्राफी है, जैसे आपके हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, उनको अप्लाई करके, इनको मैं नाम यहाँ लिख देती हूँ, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जैसे GC HPLC है ना, GC मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC मतलब कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नॉन ग्रोइंग सेल या जो है रेस्टिंग सेल या नॉन ग्रोइंग सेल भी बोल सकते हैं हम उनको। जनरली नॉन ग्रोइंग सेल्स प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू ग्रोइंग सेल। क्यों? क्योंकि जब आप कंसंट्रेटेड सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को उतना कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हम नॉन ग्रोइंग सेल्स को ही प्रेफर करते हैं और नॉन ग्रोइंग के सेल के कंपैरिजन में हम इमोबिलाइज सेल और इमोबिलाइज एंजाइम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब कि ग्रोइंग सेल कम प्रेफरेंस पे है, रेस्टिंग सेल या नॉन ग्रोइंग सेल ज़्यादा प्रेफरेंस पे है, ये उससे ज़्यादा प्रेफरेंस पे है और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पे है इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स, ठीक है। इमोबिलाइज सेल्स जो होती हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, इमोबिलाइज सेल्स को हम एज कंपेयर टू ग्रोइंग और नॉन ग्रोइंग सेल के कंपैरिजन में हम इमोबिलाइज सेल्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पता है, हमें बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि इमोबिलाइजेशन टेक्निक में हम चीज़ों को जो है रीयूज़ कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें प्रोसेस टर्मिनेट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम उस चीज़ को वहाँ से हटा देंगे और उस चीज़ को वहाँ से हटा देंगे तो हमारा प्रोसेस वहाँ रुक जाएगा। मतलब हमको लग रहा है कि अब कन्वर्जन पूरा हो गया तो हम उस चीज़ को हटा देंगे। नाउ कम टू द इमोबिलाइज एंजाइम। इमोबिलाइज एंजाइम को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, क्योंकि इमोबिलाइज एंजाइम यानी कि हमने क्या किया, एंजाइम को सीधे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाल लिया है और फिर जो है आप सीधे उसको इमोबिलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके और हम जो है उसको सीधे यूज कर रहे हैं फॉर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेटअप बनाइए अपने दिमाग में, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूज होते हैं
कि हम फर्मेंटेशन आप अलग पढ़ा रहे हो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन अलग पढ़ा रहे हो, डिफरेंस क्या है? तो फर्मेंटेशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक अंतर ये है कि फर्मेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होती हैं और वो एक लार्ज स्केल के लिए जो है वो उसको प्रोसीड किया जाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लिमिटेड रिएक्शंस होती हैं, लिमिटेड एंजाइम्स होते हैं और वहाँ पर ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है एज कंपेयर टू फर्मेंटेशन। प्रोसेस काफ़ी कुछ सेम रहेगा, लेकिन फिर भी फर्मेंटेशन जो है वो एक जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक जो है टाइम सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के ड्यूरेशन में, अच्छा पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा हमने सोर्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, जो है प्रोसेसिंग, यानी कि जो अब हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमने सोर्स ले लिया है, अब उसको हम प्रोसेस करेंगे और फिर प्रोडक्ट रिकवरी करेंगे। प्रोसेस कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। भाई जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ हमारी हो गई है, मतलब कि जो हमने कल्चर लिया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया, उसमें सबस्ट्रेट डाल दिया। सबस्ट्रेट जैसे स्टीरॉइड, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है स्टीरॉइड का। ठीक है, तो जैसे मुझे स्टीरॉइड से कन्वर्जन करना है, मुझे प्रोजेस्टेरोन बनाना है, मुझे जो है कोई दूसरा स्टीरॉइड बनाना है। ठीक है, मुझे हो सकता है कि उस स्टीरॉइड में कोई जो है फंक्शनल ग्रुप ऐड कराना है, तो यहाँ पर जो है अब उसमें सबस्ट्रेट हम क्या लेंगे? स्टीरॉइड ले लेंगे, या कोई दूसरा सबस्ट्रेट भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टीरॉइड ही लें। जो प्रोसेस आपको कराना है उस हिसाब से आपको सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर प्रोसेसिंग जो होगी उसमें आपको जब सबस्ट्रेट आप डाल देंगे तो प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच को मेंटेन किया जाता है। भाई प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस क्या है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और एंजाइम के लिए प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, प्रॉपर पीएच भी चाहिए, प्रॉपर प्रेशर भी चाहिए, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर आपने एंजाइम वाला जो एंजाइम नहीं बैक्टीरिया के बारे में मैंने वहाँ समझाया था आपको। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप डालेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ वाला जो चैप्टर है, उसमें मैंने पूरा आपको एंजाइम से रिलेट करके ही समझाया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए पूरा प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, ये वाला एक टॉपिक था, उसमें मैंने आपको पूरा समझाया है। आप चाहें तो माइक्रोबायोलॉजी वाला जो उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए हमें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर पीएच चाहिए और प्रॉपर प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो सेल है वो जो है उस लिमिटेड एप्लीकेशन को जो है प्रोसीड कर पाए। नाउ कम टू द प्रोडक्ट रिकवरी। प्रोडक्ट रिकवरी के अंदर अब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो है कन्वर्जन भी कर दिया है। सपोज दैट कि हम जो बनाना चाह रहे हैं, जो भी बनाना चाह रहे हैं वो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट रिकवरी उसको कैसे किया जाता है? प्रोडक्ट रिकवरी को हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू जो है अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेसिपिटेशन मेथड जो है, जैसे सॉल्ट वाला, ठीक है, हम अलग अलग सॉल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ये डाल के हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट को, या हम अलग अलग सॉल्वेंट के थ्रू भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। सॉल्वेंट जैसे आपका CaCl3 है ना, ये आपका क्लोरोफॉर्म वगैरह है, ये आपका अल्कोहल है, इनके थ्रू जो है आप जो है इनको क्या करते हैं, आप सॉल्वेंट्स को जो है के थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ जो है आपका प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि जैसे आपका सोर्सेज लिया आपने, फिर प्रोसेसिंग किया, प्रोडक्ट रिकवरी किया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। वैसे बायो यानी कि यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शंस बायो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोसीड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर वैसे तो बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस को ही मैंने लिया है। जैसे ऑक्सीडेशन है, ठीक है, यानी कि हो सकता है किसी कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन करें, हो सकता है किसी कंपाउंड में आप किसी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करें, हो सकता है कि वहाँ पर आप हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यानी वाटर को निकालें किसी रिएक्शन में और उसमें कोई ग्रुप ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा कंडेंसेशन की रिएक्शन भी हो सकती है। आइसोमराइजेशन मतलब कि हो सकता है कि आप आइसोमर यानी कि जो है अलग अलग आइसोमर्स को ऐड करें, मतलब कि हो सकता है कि आप जो है किसी में साइनाइड ग्रुप है तो उसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो दोनों क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। किसी में अल्कोहल है तो आप ईथर को ऐड कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ प्रोसेस क्या है, आइसोमराइजेशन ही है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्साइलेशन प्रोसेस है, आप कहीं ना कहीं OH ग्रुप को ऐड कर रहे हैं।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर कोई सिंगल बॉन्ड है तो उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप बॉन्ड फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कायरल कंपाउंड्स, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है तो वहाँ पर आपको उसकी कायरलिटी या चिरैलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर आप, और उससे क्या हो जाता है कि उसकी एक्टिविटी काफ़ी चेंज हो जाती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हम कायरल कंपाउंड्स को भी जनरेट करते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कह सकते हैं एक तो बायो अवेलेबिलिटी, इसके अलावा उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब हम इनके डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस की और कुछ फैक्टर्स की कि जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से और क्यों इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो बी और टी लिखा हुआ है दैट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेल है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे पास जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सेल हम ले रहे हैं, चाहे वो इमोबिलाइज सेल ले रहे हैं, चाहे किल्ड सेल ले रहे हैं, चाहे नॉन ग्रोइंग सेल ले रहे हैं, चाहे लिविंग सेल ले रहे हैं, तो वो सेल हम किसी भी तरीके की ले सकते हैं। हो सकता है कि कोई प्लांट सेल ले लें, कोई एनिमल सेल ले लें, या कोई माइक्रोबियल सेल ले लें, किसी भी तरीके की सेल उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को ही हम उसके अंदर यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तीनों ही तरीके की सेल जो है हमें किसी जो है ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाती हैं। नाउ कम टू द माइक्रोबियल सेल अगर हम लेते हैं, द सेकंड फैक्टर इज द कि माइक्रोबियल सेल अगर हम इस सेल में से लें तो क्या उसके एडवांटेजेस होंगी। माइक्रोबियल सेल जो है बहुत सारी एडवांटेजेस लिए हुए रहती हैं, इसीलिए प्रेफरेंस दी जाती है माइक्रोबियल सेल को, क्योंकि माइक्रोबियल सेल जो होती है वो एक तो बहुत छोटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई सरफेस वॉल्यूम रेशो हो जाता है। मतलब सरफेस एरिया, यानी कि अगर आपने 12th में फिजिक्स का ये एक सरफेस टेंशन वाला चैप्टर पढ़ा है या सरफेस एरिया वाला पढ़ा है, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे कि जिस चीज़ का एरिया जितना छोटा होता है जो जितनी छोटी होती है उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ही जो ठीक है, चलिए उसको छोड़िए, वो फिजिक्स का कंसेप्ट है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि कोई चीज़ अगर छोटी है तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, रैपिड ग्रोथ कर सकते हैं, इसीलिए वो टाइम ड्यूरेशन उसमें कम लगता है। इसके अलावा उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत हाई रेट पे होता है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत एफिशिएंट तरीके से होता है। इसके अलावा ये इजी टू मेंटेन है, मतलब कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और उसको आइसोलेट करना किसी बल्क से वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्यों? एज कंपेयर टू प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन में इनको मेंटेन करना और इनको ग्रोथ कराना ईजी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ जल्दी करेंगे तो जो है कन्वर्जन टाइम भी कम लगेगा, और अगर टाइम कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, जो कन्वर्जन टाइम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने यूज़ किया है या वो सेल जिस पे आपने यूज़ किया, जो सेल आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके की रिएक्शंस उसमें हो रही है, जैसे सपोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं वो बहुत कम टाइम में पूरी हो जाती हैं। तो किस रिएक्शन को आप प्रोसीड करा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं आप उस पर भी डिपेंड करता है कन्वर्जन टाइम, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरीके से ली गई है उस पर भी डिपेंड करता है। अब कन्वर्जन टाइम कम होने से क्या फायदा होगा भाई, किसी चीज को कम टाइम लगेगा तो आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा होगा कि आपकी टाइम सेव होगा, एंड यू नो टाइम इज मनी, तो मनी सेव होगा। तो ये चीज क्या हो जाती है, एक तरीके का कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। समझ में आई ये चीज कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है अगर कन्वर्जन टाइम कम है। अगर टाइम कम है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, और पैसा तो सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन है ना, अब हम रिएक्शंस, हमने कहा था कि बहुत तरीके की रिएक्शंस होती हैं, कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल्स ही आप याद करिएगा।
यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करी हैं। अगर आप अपने नोट्स में स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इट विल गुड फॉर यू। अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आपको BA अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ती है आपकी कॉपी में, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपने 11th-12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा है तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या है, वो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और नॉर्मल एल्केन का एसिड में कन्वर्जन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर एंडोडिसाइल बेंजीन जो होगा वो यहाँ पर फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोकार्डिया स्पीसीज। तो यहाँ पर इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये आपके एसिटिक एसिड में, और ये क्या एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेफ्थलीन को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, ये कॉर्नीबैक्टीरियम स्पीसीज के थ्रू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन को बैसिलस सबटिलिस के प्रेजेंस में, यानी बैसिलस सबटिलिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी प्रेजेंस में 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ कम टू द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेंजेल्डिहाइड को सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तरीके का ईस्ट है, ये क्या है, ये एक तरीके का ईस्ट है ना, बेकिंग ईस्ट भी हम इसको बोलते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में काम में आता है। तो बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल जो कन्वर्जन है वो किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना रिडक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, और अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना ऑक्सीडेशन है, ठीक है। नाइट्रोपेंटाक्लोरोबेंजीन ये जो है सैक्रोमाइसिस ओरियोफेसियंस, इसकी स्पेलिंग फेसियंस है ना, जो है ये जो आपकी ये भी एक तरीके का ईस्ट ही है, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन में, अमीन ग्रुप में, तो ये पूरा बन जाता है एनिलीन। तो पेंटाक्लोरो एनिलीन यहाँ पर क्या है, एक तरीके का रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हम उसको और ज्यादा उस रिंग को या उस जो भी स्ट्रक्चर उसको कंडेंस करते हैं। इसमें एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस की प्रेजेंस में स्ट्रेप्टोमाइसिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्ट्रक्चर थोड़ी सी लेंदी हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आप चाहें तो आपकी फार्माकोलॉजी की बुक से देख के वो कर सकते हैं, या कोई भी मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक में इसको इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो 6 एजोयूरेसिल है, एजायूरेसिल जो है इस्चीरिया कोलाई की प्रेजेंस में ये एजायूरेसिल राइबोसाइड में कन्वर्ट होता है, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंडेंसेशन रिएक्शन का। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन के अंदर एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन कन्वर्ट होता है टेट्रासाइक्लिन में, ये एंटीबायोटिक है, और किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस की प्रेजेंस में। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, दैट इज द मिथाइल लॉरिएट मेंथॉल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ माइकोबैक्टीरियम फेई, इट्स अ फेई PHEI, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइनाइड जो प्रोडक्शन, साइनाइड जो कंपाउंड है, ठीक है, साइनाइड कंपाउंड जो है, या नाइट्राइल कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। साइनाइड या नाइट्राइल कंपाउंड ब्रेविबैक्टीरियम की प्रेजेंस में या तो अमाइड में कन्वर्ट होता है और इसके अलावा एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एमाइड या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इसको परफॉर्म करता है ब्रेविबैक्टीरियम, ठीक है। अब यहाँ पर 5th रिएक्शन हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन को कन्वर्ट किया गया है 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये इसमें ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। कई बार हो सकता है आपको ना दिखे, ये C डबल बॉन्ड हो, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, या ऊपर बना देती हूँ, चलिए रिएक्शन हटा के, ये CH3, ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ में हाइड्रोक्साइल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट होता है 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में विद द हेल्प ऑफ राइजोपस एराइजस या राइजोपस नाइग्रिकेंस के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर जो है
यहाँ पर 11 ग्रुप पे 11th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन इनके जो प्रिपरेशंस हैं स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेस्टेरोन कहाँ मिलता है ये आपको पता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये हमारे जो है सेक्स हार्मोन्स के अंदर आता है। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट। यहाँ पर बीटी मतलब समझ गए आप, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम स्टीरॉइड्स और स्टीरॉल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, और स्टीरॉइड्स और स्टीरॉल्स हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, जैसे बाइल सॉल्ट्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर एल्कलॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो आपके स्टीरॉइड्स कैटेगरी के आते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, आपका एस्ट्रोजन है, ये सारे आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिससे जितने भी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन्स हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म भी करते हैं। हमें मालूम है कि भाई जो है हमारा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसके अलावा जो है गैमेट्स फॉर्मेशन, ये काफ़ी रोल प्ले करते हैं। बाइल सॉल्ट्स हमारे फैट के डिसोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रेडनिसोलोन एक जो है स्टीरॉइड है उसके प्रोडक्शन के बारे में आपको बताया है। प्रेडनिसोलोन के प्रोडक्शन के लिए हमें लेना पड़ता है, फर्स्ट इज द स्टिग्मास्टीरोल, ये भी एक तरीके का स्टेरॉइड कंपाउंड है, लेकिन इसको हम अलग अलग स्टेप्स के थ्रू यहाँ तक जो है प्रेडनिसोलोन तक पहुँचते हैं। यहाँ पर स्टिग्मास्टीरोल को केमिकल रिएक्शन मतलब कि सीधे कन्वर्ट नहीं किया जाता प्रोजेस्टेरोन में, पहले केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ प्रोजेस्टेरोन को 11 हाइड्रोक्सी, प्रोजेस्टेरोन की मैं स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनाई है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप चाहो तो वहाँ लिख सकते हो, ठीक है, सेम प्रोजेस्टेरोन और 11 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है इसको कन्वर्ट किया जाता है 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में। ये है राइजोपस एराइजस के प्रेजेंस में, है ना, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ 11 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को 11 अल्फा कीटो प्रोजेस्टेरोल में कन्वर्ट किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। नाउ 11 अल्फा कीटो प्रोजेस्टेरोल को केमिकल रिएक्शन के थ्रू कॉर्टिसोन में कन्वर्ट किया जाता है। इस कॉर्टिसोन की स्ट्रक्चर ये बना रखी है मैंने, ठीक है, ये कॉर्टिसोन की स्ट्रक्चर है। इसको कॉर्निबैक्टीरियम सिंप्लेक्स की प्रेजेंस में हम प्रेडनिसोलोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोन से या तो आप जो है कॉर्टिसोन से प्रेडनिसोलोन पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट अगर आपने स्टिग्मास्टीरोल लिया है तो प्रेडनिसोलोन तक आने के लिए आपको कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद लेनी पड़ेगी और कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। नाउ कम टू द कोलेस्ट्रॉल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बीटी मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफॉर्म करके हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल के जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन से हम एंड्रोस्टेंडायोन जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। एंड्रोस्टेंडायोन इज द प्रोड्यूस्ड थ्रू द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड्रोस्टेंडायोन इज यूज्ड टू इंक्रीज। अब ये अलग अलग तरीके के काम करता है, ये जो एंड्रोस्टेंडायोन है ये जो प्रोडक्ट है ये अलग अलग तरीके के काम करता है। जैसे मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन को बढ़ाता है, ये एक तरीके के एथलीट परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। मतलब कि जब एथलीट्स होते हैं जनरली ये एक तरीके का डोपिंग में भी आता है, यानी कि जब एथलीट को परफॉर्म करना होता है तो ये जनरली क्या करते हैं, इसका इंजेक्शन लगाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इजाफा होता है। इसके अलावा मसल्स बिल्डअप करने में और बॉडी फैट को रिड्यूस करने में, मतलब ये बॉडी फैट को हटाता है और मसल प्रोटीन को इंक्रीज करता है। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट किया गया है 5 हाइड्रोक्सी 5 एंड्रोस्टीन 17 ओन में, ठीक है, फिर एंड्रोस्टीन डायोन में कन्वर्ट किया गया है, फिर एंड्रोस्टीन डाइन डायोन में कन्वर्ट किया गया है। नाउ कम 9 अल्फा हाइड्रोक्सी एंड्रोस्टीन डायोन में कन्वर्ट किया गया है, डाइन डायोन में कन्वर्ट किया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि ये फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये हमारा जो है कहीं ना कहीं जो है एथलीट परफॉर्मेंस और अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब हम बात कर लेते हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो नॉन स्टेरॉइड कंपाउंड है उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाया गया है ग्लिसरॉल से। ये 3 कार्बन की शुगर होती है, ग्लिसरॉल भी 3 कार्बन की शुगर है। और हमें पता है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ग्लिसरॉल है, ये बहुत सारे लोशंस और आपके स्किन प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो ग्लिसरॉल है
वो ग्लाइकोनोबैक्टर मेलेंजोनियस या एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेनेस या एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनियम, इनकी प्रेजेंस में, इन बैक्टीरियल या इन माइक्रोबियल स्पीसीज की प्रेजेंस में इसे कन्वर्ट किया जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। नाउ जैसे एल एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, उसके प्रोडक्शन को हम देख लेते हैं। डी सॉर्बिटोल हम लेंगे इसके अंदर, तो ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्साइडेंस में ये कन्वर्ट होता है एल सॉर्बोज में। एल सॉर्बोज यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू, यहाँ पर सीआर मतलब केमिकल रिएक्शन, इसे कन्वर्ट करते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड में। ठीक है। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद लेते हैं। जैसे डेल्पान है, इसके ऑर्थोबैक्टर स्पीसीज की प्रेजेंस में, डेल्पान एक हर्बिसाइड है यानी हर्ब को किल करता है और इसे कन्वर्ट किया जाता है पाइरुवेट में। ठीक है। ऐसे ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डीडीटी बहुत सब काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़ा जो है पेस्टिसाइड था, लेकिन अब इसका यूज़ धीरे धीरे कम कर दिया गया है और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है डीडीडी में, यानी कि 1,1 डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन की इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रोबियल स्पीसीज। इसका जो माइक्रोब्स का था वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसलिए अभी मैंने ऐड नहीं किया है, मैं नोट्स में इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। नाउ कन्वर्ट टू द फोर्थ एप्लीकेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है हमें मालूम है इट्स अ क्रूड ऑयल, और वो जो है अर्थ क्रस्ट से ही हमें मिलता है, जहाँ पर या तो समुद्र के नीचे या पर जहाँ पर सैंड वगैरह होती है वहाँ पर हमें मिलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करता है और कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन भी करता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स करे जाते हैं ताकि इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जा सके। Now convert the fifth application is the biotransformation of antibiotics. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स हम सब जानते हैं जो कि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक रही हैं। ठीक है। अब एंटीबायोटिक में बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप कर सकें, जैसे उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना सकें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि वो एक वाइड रेंज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर सके, उनको किल कर सके। ओरल एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो हमारे जो है, अगर वो ओरल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो उसका जो प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा, उसकी अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, उसकी अगर कोई टॉक्सिसिटी है तो वो रिड्यूस हो जाए, उसकी जो रेजिस्टिविटी है हमारी बॉडी में वो कम हो जाए। तो इस तरीके के कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स को। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, पेनिसिलिन वी जो है, पेनिसिलिन वी फंगल आइसोलेज, फंगल जो है एक तरीके का फंगस एंजाइम होता है ये, उसकी प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट किया जाता है 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड में। ऐसे यहाँ पर पेनिसिलिन जी है ये, इसको मैं एक मिनट देख लेती हूँ। इट्स अ पेनिसिलिन जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना? हाँ, इट्स अ पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी, यहाँ पर ये पेनिसिलिन जी है। देखिए इसके और इसके स्ट्रक्चर में इतना अंतर है, ये वाला डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर OCH2 ग्रुप नहीं है, तो ये पेनिसिलिन जी है। ये बैक्टीरियल एसाइलेज की प्रेजेंस में 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड है ना, ये स्ट्रक्चर, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड प्लस यहाँ पर बेंजाइल पेनिसिलोइक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ नहीं बनाई है क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ उतरेगी। ठीक है, कोशिश करिए 1-2 स्ट्रक्चर्स आप याद रखें, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको वाकई आपकी मार्किंग इंप्रूव होगी। नाउ कम टू द यहाँ पर हमारा ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशंस कंप्लीट होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। बहुत थोड़ा सा टॉपिक है ये और कोई बहुत बड़ा भी नहीं है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देखिए एडवांटेजेस क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या होनी चाहिए एडवांटेजेस जो है, देखते भी जाते हैं ताकि कुछ टॉपिक छूट ना जाए आपका। एडवांटेजेस, देखिए एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत कम टाइम में हो जाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, एक वर्ड यहाँ पर आता है जो है वो मैं देख लेती हूँ, रीजियो स्पेसिफिसिटी है ना, ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। रीजियो स्पेसिफिसिटी है ना, रीजियो स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि रीजियो स्पेसिफिसिटी मतलब कि एट प्रॉपर पोजीशन,
ग्रुप ऐड एट प्रॉपर पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि जीजू स्पेसिफिसिटी, सपोज दैट ये वो चीज़ है कि जैसे आप 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आपने एक प्रॉपर एंजाइम लिया है, एक प्रॉपर माइक्रोबियल सिस्टम लिया है, तो वो 5th पोजीशन पे जाके आपको जो है क्या ऐड करा देगा, वो ग्रुप ऐड करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप ऐड एट द प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर कॉस्ट लेस, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्मेंटेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर कॉस्ट कम आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है कि लेस लेबरस है, बहुत कम लेबर, बहुत कम है, मतलब कि जो है कॉस्ट कम है, टाइम कम है। और इसमें एक और वर्ड यहाँ पर आता है जिसको भी मुझे डिफाइन करना, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी क्या मतलब होता है कि सपोज दैट कि आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सपोज दैट आप समझिए कि आप कोई चेंजेस कर रहे हैं। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा कि चेंज करने से हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो जाए। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, अगर हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कोई चेंजेस कर रहे हैं तो रिएक्शन बहुत पर्टिकुलर होगी। ठीक है, तो ओनली वन टाइप रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसमें यहाँ लिखिए जो है ओनली वन टाइम रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि भाई, जैसे सपोज कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला ग्रुप हटे, या अगर आप चाह रहे हैं कि केवल इतना ग्रुप हटे, ये इस पे कोई इफेक्ट ना आए, तो वो वहीं पर इफेक्ट आएगा, वो प्रॉपर वहीं पर ही इसकी रिएक्शंस होंगी। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद आनी चाहिए। रीजियो स्पेसिफिसिटी मतलब कि ये प्रॉपर पोजीशन पे करता है, यहाँ पे ग्रुप ऐड किया, ये ऐसा कर सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं कि एक्ट ऑन प्रॉपर पोजीशन, है ना, ये इसको आप रिजियो स्पेसिफिसिटी कर सकते हो। और रिएक्शन स्पेसिफिसिटी जो है यानी कि वो वन टाइम में वन ही रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ठीक है, उसके बाद जो है रिलीज गुड यील्ड, एक और इसका जो है एडवांटेजेस आ रहा है, गुड यील्ड हमको मिलती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की भी। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए यहाँ पर फर्मेंटेशन के कंपैरिजन में लेस कॉस्ट तो आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, यानी कि स्मॉल स्केल पे ही हम इसको करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, कई बार ऐसा हो जाता है कि चेंजेस इतने ज़्यादा करने पड़ते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो है जो प्रोडक्ट रिकवरी है उसमें बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कॉस्ट लग जाती है। तो समटाइम प्रोडक्ट रिकवरी समटाइम गेट टीडियस प्रोसेस, समटाइम टीडियस मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब कि टाइम कम लग रहा है, रिजियो स्पेसिफिसिटी मतलब कि प्रॉपर पोजीशन पे काम कर रहा है, कॉस्टलेस है, लेबर कम है, हमारा यील्ड अच्छी है, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी है, प्रॉपर रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है। लेकिन कुछ इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे आप नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि कई बार कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता प्रोसेस, आप करना चाहें तो भी नहीं हो पाती वो चीज़। और दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट रिकवरी कई बार आपकी टीडियस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। मैंने इसमें हर चीज़ ऐड करने की कोशिश की थी और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक और चीज़ ये है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं, इस वजह से आपके नोट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं वो 27 से यानी कि कमिंग वेडनेसडे है ना, आज मंडे हो गया है, वेडनेसडे को मैं आपको अपलोड करना शुरू कर दूंगी, उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।